नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खरगोन से। मौत की बस के मामले में बड़ा अपडेट। बस हादसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। ऊन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। बस ड्राइवर सुनील राठौर और कंडक्टर संतोष बारचे, इसके अलावा मालिक प्रवीण सोहनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि बस के जो कंडक्टर है संतोष बारचे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए, जान चली गई उनकी। तो मौत की बस के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। बस हादसे में एक्शन, एफआईआर दर्ज की गई है। ऊन थाना पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। इस हादसे में 24 लोगों की जान चली गई। लगातार दौरे का सिलसिला चल रहा है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए थे। जांच का सिलसिला भी अब शुरू होगा और यह है वो हत्यारी बस। अब इस बस को हत्यारी बोलकर जिम्मेदार छूट जाएंगे, पर आखिर में करार यही बस हत्यारी दी जाएगी। देख लीजिएगा। जिन पर जिम्मेदारी थी इस बस को चेक करने की, परमिट को चेक करने की, इंश्योरेंस को चेक करने की, जिस पर जिम्मेदारी थी हर नागरिक की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी की, वो सब किनारे। और इस मामले में अब एक्शन ये बस ड्राइवर सुनील राठौर, कंडक्टर संतोष बारचे और मालिक प्रवीण सोहनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कंडक्टर जो थे संतोष बारचे, वो भी हादसे का शिकार हुए हैं। ये वो पुल है जहां से हादसा हुआ। तकरीबन 40 फीट नीचे ये बस जा गिरी। बस पलट भी गई नीचे गिरकर और इसके बाद इसे सीधा किया गया था। जब गांव वाले यहां पर पहुंचे, नदी के सूखा होने की वजह से और जमीन पथरीली होने की वजह से हादसा भीषण, भयंकर, खूंखार और लहूखोर हो गया। लहूखोर, खून पीने वाला। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है। 224 सीटें हैं और 2600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशन पर सुबह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वोट डालने पहुंच रहे हैं। आम लोग पहुंच रहे हैं, सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं, नेता भी पहुंच रहे हैं। अभिनेता प्रकाश राज ने शांतिनगर स्थित सेंट जोसेफ इंडियन स्कूल में पोलिंग स्टेशन में मतदान किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के विजयनगर में पोलिंग बूथ में जाकर वोट डाला। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता बीएस येदियुरप्पा वोट डालने से पहले शिकारीपुर के हुच्चाराया स्वामी मंदिर पहुंचे, राघवेंद्र स्वामी मठ में दर्शन किए। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वासवराज बोम्मई, वो हुबली के हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने 450 से ज्यादा रैलियां यहां पर की हैं, 100 से ज्यादा रोड शो किए हैं। इसके अलावा राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी, इन्होंने भी 31 से ज्यादा सभाएं की हैं। और सीधे आपको बेंगलुरु के ही हाल दिखाते हैं। सहयोगी प्रीति आपको नजर आ रहे होंगे। सीधे प्रीति के पास आपको लिए चलेंगे। प्रीति, वोटिंग का अपडेट भी बताएं। इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान कई दिलचस्प पहलू आए। बजरंगबली नजर आए, स्कूटी पर लोग सवार नजर आए। आज जब लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं तो क्या माइंडसेट उनका है, अगर आप वो रीड कर पाई हो तो। प्रीति, देखिए, अब से कुछ ही देर पहले जहां पर मैं खड़ी हूं वहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वोटिंग की थी और अब से कुछ ही देर पहले इन्फोसिस के फाउंडर सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति यहां पर आए थे, उन्होंने वोटिंग की। और यहां पर अगर बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में जो है सुबह से ही इस बार जो काफी अच्छा प्रतिसाद यहां देखने को मिल रहा है। खास तौर पर सीनियर सिटीजन और जो यंगस्टर्स है, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है, वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और स्टार्टिंग अगर 7 से 8 बजे तक की बात करें, 1 घंटे में जो है
तकरीबन जो है 7% जितने वोटिंग हो चुका है, 7% वोटिंग हो चुका है। साथ में ही जो है यहाँ की अगर बात करें बेंगलुरु की, तो ये वो वोटिंग स्टेशन है जहाँ पर पिछली बार जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए थे तब यहाँ पर जो 100% वोटिंग जो है इस पोलिंग बूथ में हुई थी। और यहाँ पर अभी भी आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर है, लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर इस बार अगर बात करें तो लोगों का काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तब जो है हंग असेंबली आई थी, किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला था। लेकिन इस बार जो यहाँ की जनता का ये मानना है कि उनको इस बार क्लियर मैंडेट चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ बेंगलुरु में जो रोड शो किया था और साथ में ही जो है अमित शाह भी ने भी यहाँ रैली की थी। लोग यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं, सर आपने वोटिंग किया है तो किस राह पर so what do you think about this voting percentage, because lots of people are coming since morning? Fine, madam. Everything is going fine. No issue. Everything is going fine. People are actually coming now. People are coming. No on the way. problem. All are very Fine. fine. So what's your age? 76 landing ma. So you came early morning for the voting. Yeah. 7:30 we came. Oh, 7:30 and you are waiting since 1.5 queue. hours, because DAPs came, no? Our, I think FM madam came, then Nanamurthy was here, Sudhamurthy was here, so it was very busy and very hectic. So because of that, there was some protocol here. That's why. तो आपने देखा कि सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर आए और 1.5 घंटे तक जो है वो लाइन में खड़े थे, तब जाकर जो है उनको वोट करने मिला है। यानी कि बेंगलुरु की जनता जो है आज घर से बाहर आ रही है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और दरअसल एक और दावा जो किया जाता है, आंजनेय जब आप बोलते हैं भगवान हनुमान के लिए जो शब्द, उनकी जन्मस्थली का दावा भी कर्नाटक अपने पास रखे हुए है और आज वहीं पर वोटिंग भी चल रही है। प्रीति, अगर मुद्दों को लेकर किसी से कोई बात हो पाए, और बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी हैं जो वोट डाल चुके हैं। हंग असेंबली का आपने जिक्र किया, तकरीबन 3 दशक का ये इतिहास है, 38 इयर्स का ये है कि हर बार सत्ता पलटी है। क्या ट्रेंड्स बरकरार रहेंगे, किस तरह के ओपिनियंस आ रहे हैं? प्रीति, देखिए हम चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है और आगे भी हम प्रीति के जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और जैसे कि वो चर्चा कर रही थी, बेंगलुरु में इस वक्त वो हैं और उसी पोलिंग बूथ पर हैं जहां जिसने वोटिंग के दौरान 100% जो निकाय चुनाव थे उसमें 100% का वोट प्रतिशत दिया था, मतदान प्रतिशत, वहां की तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे इससे जुड़े हम अपडेट आपको बताएंगे। और अब रायपुर से बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर स्टार प्रचारक कर्नाटक चुनाव में सक्रिय रहे हैं और अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाजपा की हार ही भ्रष्टाचार की हार है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को यहां मुद्दा बनाया है। कर्नाटक की जनता आज मतदान से जवाब देगी, ये भी अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है। कर्नाटक की जनता को शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। बड़ी खबर रायपुर से, आज रेलवे स्टेशन का मेगा ब्लॉक जो लगा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। आज सुबह तकरीबन 10 बजे से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। आधुनिकीकरण का काम होने की वजह से मेगा ब्लॉक लगा हुआ था। 80 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा था। रायपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा था। उरकुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को डायवर्ट किया गया था। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु के पास आपको लिए चलेंगे। तनु इस वक्त मेरा ख्याल स्टेशन पर ही मौजूद है, उनके पास आपको लिए चलते हैं। तनु, क्या कुछ अपडेट? मेगा ब्लॉक खत्म हो रहा है और अब लोगों को जो सहूलियत है वो और ज्यादा मिलेगी। तनु,
जी बिल्कुल, देखिए 4 मई से शुरू हुए मेगा ब्लॉक का आज 7वां दिन है और कल से 24 घंटे के मेगा ब्लॉक जो था वो आज 10 बजे के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा और 10 बजे के बाद रायपुर स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 4 मई से रायपुर रेलवे स्टेशन में आधुनिकीकरण और वाल्टेयर की दूसरी रेल लाइन जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा था, जिसके चलते एक हफ्ते तक 110 ट्रेनों का परिचालन जो है वो लगातार प्रभावित था। लेकिन आज जो है 10 बजे के बाद मेगा ब्लॉक खत्म हो जाएगा और ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं रेलवे मंडल के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस ब्लॉक के बाद यात्रियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं भी स्टेशन पर मिलेगी। इसके साथ ही रायपुर स्टेशन में अब 7 प्लेटफॉर्म की सुविधाएं हो जाएंगी, जिससे ट्रेनों के संचालन में आसानी होगी। और वहीं अभी रायपुर स्टेशन में एंट्रेंस के अलावा मुख्य एंट्रेंस के अलावा जो है कुड़िहारी साइड फुट ओवरब्रिज और एस्केलेटर की सुविधा जो है, और वहीं अब रायपुर रेलवे स्टेशन में काम पूरा हो जाने पर यात्री जो है डायरेक्ट 7वें प्लेटफॉर्म से स्टेशन पर एंट्री कर पाएंगे और इसके साथ ही रायपुर से टिटलागढ़ के बीच में ट्रेनों के परिचालन में भी आसानी होगी। हालांकि अभी भी आधुनिकीकरण का जो कार्य है वो लगभग पूरा नहीं हुआ है, कुछ कार्य अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि यात्रियों को आज भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही आज भी रायपुर स्टेशन से 16 एक्सप्रेस ट्रेनों को उरकुरा स्टेशन पे डाइवर्ट किया गया है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तनु, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। लेकिन दुर्ग से बड़ी खबर, आज भी कई ट्रेनें यहां प्रभावित रहेंगी। साउथ बिहार एक्सप्रेस बिलासपुर से रवाना होगी। रायपुर से डोंगरगढ़ जाने वाली ट्रेन दुर्ग से रवाना होगी। रायपुर टिटलागढ़ अप डाउन ट्रेन रद्द रहेगी। रायपुर जूनागढ़ ट्रेन आज रद्द रहेगी। रायपुर से दुर्ग के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन रद्द रहेगी। आज शाम के बाद स्थिति सामान्य होगी, ऐसी उम्मीद है। और अब एक और बड़ी खबर, आज आएंगे बोर्ड के रिजल्ट। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे आज घोषित होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल आज 12 बजे के करीब परीक्षा परिणामों का ऐलान करेगा। ऑनलाइन भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम रिजल्ट जारी करेंगे। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले आप news18cg.com पर भी देख सकते हैं 10वीं और 12वीं के नतीजे। इसके अलावा cgbse.nic.in इस पर भी ये नतीजे देखे जा सकते हैं। 6 लाख से ज्यादा, तकरीबन 6.25 लाख आप समझ लीजिए, छात्रों ने इम्तिहान दिया है 10वीं और 12वीं का। 10वीं के 3 लाख से ज्यादा छात्र और 12वीं के भी 3 लाख से ज्यादा, जैसा मैंने कहा 6.25 लाख छात्रों ने इम्तिहान दिए हैं। खास बात यह है कि इस बार जो एग्जाम्स हुए थे, कोविड-19 के बाद यह पहला मौका था जब पूरी तरह सामान्य तरीके से इम्तिहान हुए थे, तो इन पर आज नजर लगातार बनी हुई है। बात मणिपुर ऑपरेशन की करेंगे। मणिपुर में फंसे छात्रों को आज मध्य प्रदेश वापस लाया जाएगा। कुल 24 लोगों को वापस लाया जा रहा है। ये छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए वहां पर गए हुए थे। कल दरअसल प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, इसके चलते गुवाहाटी में ही छात्रों को रुकना पड़ा। आज गुवाहाटी से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट से रवाना होंगे। सभी के रुकने और खाने की व्यवस्था नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में की गई है। मुख्यमंत्री सीएम शिवराज लगातार इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद इन छात्रों को शहर के निकटतम एयरपोर्ट इंदौर और भोपाल लाया जाएगा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा रहा है। ये छात्र जो मणिपुर में फंसे हुए थे और इन्हें लाया गया गुवाहाटी में ये है, और इसके बाद अब इन्हें सीधे दिल्ली लाया जाएगा। कल जो स्पेशल प्लेन था उसमें कुछ खराबी आ गई थी। राजनांदगांव के जिला परिवहन कार्यालय में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा पकड़े गए ओवरलोडिंग परिवहन करते मालवाहक को छुड़ाने के लिए खुज्जी के विधायक छन्नी साहू आरटीओ ऑफिस पहुंच गई। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों से चालान जमा करने को लेकर उनकी बहस हो गई। नियमों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने जब वाहन छोड़ने से मना कर दिया तो विधायक छन्नी साहू अपने गले की चेन उन्होंने अधिकारी की टेबल पर रख दी और कहा, इसे बेचकर चालान की राशि जमा कर लो, बचे हुए पैसे मुझे लौटा देना। छन्नी साहू इससे पहले भी चर्चाओं में रह चुकी हैं। गाड़ी चलाने को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं, प्रोटेस्ट करने को लेकर, सरकारी काम में इसी तरीके से अचानक आ जाने को लेकर भी वो चर्चा में रह चुकी हैं।
मैं आई तो मैं बात की, जो रसीद काटे थे कोई महिला अधिकारी हैं, उससे बात की तो रसीद पैसा पटाना पड़ेगा। मैं पैसा नगद पैसा नहीं रखी थी, तो मैं अपना चैन निकाली और दे दी, जितना चैन को बेच देना और जितना पटाना है उसमें काट लेना, बाकी पैसा मेरे को वापस कर देना बस। तो विधायक को भी समझना चाहिए, किसी सुनार की दुकान नहीं जा रहे हैं, ये सरकारी दफ्तर है, इसके अपने नियम और प्रोटोकॉल होते हैं। इधर सीधी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। मामला जमुई थाना इलाके के पटखुरी गांव का। खेत से पुलिस ने शव को बरामद किया। इसकी जेब से मोबाइल फोन मिला है और मामला ये शुरुआती नजर आता है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी। जबलपुर में पुलिस ने सट्टे के अड्डे पर रेड मारी। नकदी देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। लाखों रुपए का कैश मिला, थैलियों में भरकर इसे थाने लाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान 27 सटोरिये भी पकड़े गए हैं। यहां से 19 मोबाइल बरामद किए गए हैं। छापे की कार्रवाई के बाद सटोरियों का पैदल मार्च निकाला गया, थाने लाया गया। सिवनी के पेश टाइगर रिजर्व में गश्ती दल को एक 7 महीने के बाघ का शव मिला है। बाघ के शव को देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि किसी वयस्क बाघ ने इस पर हमला बोला होगा। पेश टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की माने तो वाइल्ड लाइफ के नजरिए से एक सामान्य घटना है। बाघ अपने इलाके को बचाने के लिए दूसरे बाघ पर हमला कर देता है। अक्सर इस लड़ाई में छोटे बाघों की मौत हो जाती है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई। इस बार मादा चीता दक्षा ने कूनो में दम तोड़ दिया। श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क एक और चीते की मौत से सकते में है। ये खबर सिर्फ कूनो के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुखदाई है। इस बार कूनो में मादा चीता दक्षा की मौत हुई। दक्षा को साउथ अफ्रीका से लाया गया था और क्वारंटीन खत्म होने के बाद बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया था। दक्षा को खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी संघर्ष में दक्षा बुरी तरह जख्मी थी। चीते की मौत की पुष्टि पार्क प्रबंधन ने कर दी है। अभी जानकारी प्रारंभिक आई है। हम लोगों ने, चूंकि वहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए मेरी स्वयं की कोई बात पार्क डॉक्टर से नहीं हुई है। आपके मीडिया के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 वहां पर मेल थे, एक फीमेल थे, उनके आपसी झगड़े में उसकी डेथ हुई है। जानवरों में ये आम चीज है और आपसी एरिया के लिए ये इस तरह की घटनाएं आम। कूनो नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग टीम को दक्षा घायल हालत में मंगलवार सुबह मिली थी। उसे इलाज के लिए ले जाया गया। दोपहर करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। पिछले 1.5 महीने में कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत हो चुकी है। यहां अब 17 चीते ही बचे हैं। पहली खेप में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। इनमें से एक मादा चीता साशा की किडनी में इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई थी। 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए। इनमें से एक नर चीता उदय की मौत हो गई। इस तरह कुल 20 चीतों में से 3 की मौत हो जाने पर अब 17 चीते ही कूनो नेशनल पार्क में बचे हैं। हालांकि पहली खेप में नामीबिया से लाई गई सियाया ने हाल ही में 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन 3 चीतों की मौत से चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कूनो में चीतों की निगरानी और देखरेख में लापरवाही बरती जा रही है। जाहिर है तीनों चीतों की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। और अब बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, पिकअप गाड़ी में आग लग गई है। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। इंदौर से बड़वानी कार्टन बॉक्स लेकर ये गाड़ी जा रही थी और तभी इसमें आग लगी। आइसक्रीम फैक्ट्री में ये बॉक्स सप्लाई करने थे और आग तेजी से फैलती चली गई। हालांकि फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सहयोगी पंकज शुक्ला बड़वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित, ये रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच की घटना है, जब पिकअप वाहन आइसक्रीम पैकिंग के लिए कार्टून लेकर के इंदौर से बड़वानी की तरफ आ रहा था। उसी दरमियान आइसक्रीम फैक्ट्री से ठीक पहले
बंधान रोड पर ये घटना हुई है और अचानक जो है ड्राइवर ने बताया है कि जो बोनट होता है, जहां इंजन होता है, वहां से अचानक आग निकलने लगी और वो आग इतनी जल्दी फैली कि ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। साथ ही ललित एक घटना और सामने आई है, अभी हाल फिलहाल में ही उसकी जानकारी मिली है, जिसमें पांसेमल में भी एक कार, 2 बाइक और एक ठेला गाड़ी ये खड़े हुए थे। इसमें देर रात 3 बजे के लगभग अचानक आग लगी। वो वाहन भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं, जिसमें थाना प्रभारी का ये कहना है कि इसमें किसी भी प्रकार के शरारती तत्व का हाथ पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं सिटी टॉप 20।